तो गाइस आपका सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मतलब टॉपिक तो नहीं, कंसेप्ट आपको मैं सिखाता हूँ सेल साइकिल का। सेल साइकिल के जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो सब मैं यहाँ पे आपको ले लूँगा, और अब ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। जिन जिन कंसेप्ट में मतलब प्रॉब्लम आती है मैं मेनली उन कंसेप्ट को समझाऊँगा। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर पूरा चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैप्टर की पूरी की डिमांड कर सकते हैं, तो आपको मैं पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूंगा इस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं, पहले तो हम समझते हैं सेल साइकिल होता क्या है। देखिए, सेल डिवीज़न क्या होता है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को अपना साइज बढ़ाना होता है, अपनी ग्रोथ करनी होती है, मतलब एक सेल से दो सेल का होना, नॉर्मल सी बात है, एक सेल से दो सेल का होना, उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है आपकी माइटोसिस, ठीक है, एक तो होती है आपकी माइटोसिस और एक होती है आपकी मियोसिस। ठीक है, दो तरह की होती है। माइटोसिस में क्या होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कह रहा हूँ, सॉरी मैं, जो आपके क्रोमोसोम नंबर जो से होते हैं वो सेम रहते हैं। मान लीजिए हेप्लॉइड सेल है तो 2=23 है, ठीक है, n=23 है। तो जब ये माइटोसिस करेगा, ठीक है, तो ये n=23 ही रहेगा, मतलब इसमें सेम रहता है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डिवीजन होने के बाद। और जो माइटोसिस है वो सभी में हो सकता है, सभी सेल्स के अंदर होता है। और हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें मैक्सिमम जगह पर माइटोसिस ही देखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, आपकी स्किन पर कहीं चोट लग गई है, तो उसे डिवाइड करना है तो वो क्या करेंगे, अपने नंबर बढ़ाएंगे ना, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, और जो माइटोसिस है वो एन, यहाँ पे अगर मैं 2n=46 लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दोबारा कर दूँ यहाँ पे ये, तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि माइटोसिस यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर पहले थे वही रहता है यहाँ पे। और हमारी सेल्स के अंदर जनरली मैक्सिमम कंडीशंस पे माइटोसिस ही देखा जाता है। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमिट फॉर्मेशन की तरफ देखा जाता है, जब गैमिट बनते हैं। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मेरी जो लिखाई है उस पर ध्यान मत दीजिएगा कृपया करके। ठीक है, जो गैमिट बनते हैं, जो गैमिट बनते हैं, ठीक है, उसमें मियोसिस टेक प्लेस करता है इन हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, एक एनिमल ऐसा भी है जिसके अंदर जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो बॉडी का जो डिवीजन होता है, जो बॉडी फॉर्म होती है, वो माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, जो आपका है ना वो हनी बी है। हनी बी में मैं अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो ड्रोन है, और ड्रोन का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है और n=16 होता है। ठीक है, तो इसको अगर डिवीजन, इसको अगर अपना मतलब कि इसको अगर बनना है आगे, जैसे अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है, तो ये मियोसिस नहीं कर सकता। मियोसिस कभी भी फ्रैक्शन में कभी भी क्रोमोसोम देखोगे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से तो ये 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे हो रहा है, मान लो जो मैंने 25 ले लिया, ठीक है, और मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आसान नंबर लेते हैं थोड़ा, मतलब ये भी इजी है तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए मैंने 3 लिया, ठीक है, अगर मैं इसमें मियोसिस कराऊँ तो कितना आएगा, 1.5। ठीक है, तो जो मियोसिस होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कभी 0.5 में नहीं होते हैं। ठीक है, या तो वो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। तो इसलिए जो मियोसिस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर में देखा जाता है, या 2 में होगा या 4 में होगा या 6 में होगा या 8 में होगा। तो मियोसिस इवन नंबर में होता है, पर आपका जो एक्सेप्शनली जो ड्रोन है, ठीक है, यहाँ पे वो मियोसिस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो उसके 2n जो होता है वो 32 होता है, जो कि क्वीन के अंदर या फीमेल जो होते हैं हनी बी, उनके अंदर देखा जाता है। और जो आपका हनी बी है, ठीक है, ड्रोन जो सा होता है, ठीक है, वर्कर भी कहते हैं इसको हम, ये अपना जो प्रोजेनी है वो माइटोसिस करके, ये इकलौता एनिमल है, ठीक है, जो माइटोसिस कर अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये अगली जो प्रोजेनी बनेगी वो भी n=16 बनेगी। तो ये आपको मैंने जनरल थोड़ी बातें सिखाई कि सेल डिवीजन होता क्या है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, अब हम मेन बात पे आते हैं। ठीक है, कि आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी के सेल साइकिल जो सेकंड पेज है वहाँ पे ये डायग्राम बना होता है। ठीक है, जरा हम इस डायग्राम को जरा डिटेल में समझे कि आखिर ये डायग्राम हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब आप देखोगे, ठीक है, ये डायग्राम जब आप देखोगे, ओहो, जैसे कि आपने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, तो ये जो डायग्राम होता है ये 2 फेज में बटा होता है। ठीक है, ये अब तो आपको होता है एम फेज और ये होता है आपका इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज और इंटरफेज जो सा होता है वो फिर 3 पार्ट्स में होता है आपका।
G1, S और G2, ये सीक्वेंस ऐसे ही आते हैं। और ये आपका नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सीक्वेंस में इंटरफेस में होता है। ठीक है, तो अब इस पे ध्यान दीजिए ज़रा आप। ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी बेकार हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपका इंटरफेस है, इसके अंदर G1 है, S है और G2 है। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हमारा जो सेल होता है, ठीक है, इंटरफेस का देखिए मेन काम क्या होता है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, यहाँ पे तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है। और एम फेज का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो एम का मतलब होता है माइटोटिक। माइटोटिक का मतलब डिवीजन होता है, यहाँ पे इस फेज के अंदर डिवीजन होता है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे तैयारियाँ होती हैं। ठीक है, हम सब नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, और पेपर तो सिर्फ 3 घंटे में हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका इंटरफेस होता है ना, ये भी काफ़ी लार्ज होता है, और जो आपका एम फेज होता है ये स्मॉल होता है। हमारी, अगर मैं ह्यूमन सेल को लूँ मैं, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन सेल होती है, ठीक है, अगर आप उसे कल्चर मीडिया में ग्रो करा के देखोगे और उसका अगर आप सेल डिवीजन का टाइम नोट करोगे, ठीक है, तो वो 24 आवर आता है। कितना आता है? 24 आवर। ठीक है, और इसमें से भी 95% आपका इंटरफेज होता है, और बाकी 5% आपका सिर्फ एम फेज होता है। ठीक है, मतलब कि ये आपका 23 आवर में कंप्लीट होती है इंटरफेस, और आपका ये 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है, ठीक है, जो आपका इंटरफेस है वो काफ़ी देर तक चलता है, उसमें ही काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनली डबल्स हो जाती हैं, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स डबल होती हैं आपकी जीवन में। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो हर किसी के अंदर बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये सेल आपको दिख रही है, छोटी थी। ठीक है, फिर यहाँ से जब सेल यहाँ तक आई तो साइटोप्लाज्म और बढ़ गया। ठीक है, फिर जब सेल यहाँ पर आई तो थोड़ा साइटोप्लाज्म और बढ़ा, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आपका जीवन में ही बढ़ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज यहाँ से भी होगा इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा साइटोप्लाज्म G2 में सेल एंटर करता है तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका सेल इतना था। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिज डबल हुई जीवन में, मैक्सिमम ऑर्गेनिज डबल यहीं पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे RNA बनता है। RNA से क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या होगा, जो आपका जितना भी सेल ऑर्गेनिज होती है, राइबोसोम जितनी भी होती हैं, वो सब यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिज, गोल्जी बॉडी सब कुछ आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपका यहाँ पे डबल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम साइटोप्लाज्म क्या हो गया? डबल हो गया। देखिए सेल का नंबर यहाँ पे मतलब कि इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो कंपैरिजन बराबर ही बनेगा, वो बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो सेल इतना बड़ा हो गया। उसके बाद जब सेल इतना बड़ा हो जाता है तो जो न्यूक्लियस होता है ना सेल का, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है ईजिली। और अगर न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा ईजिली तो सेल हमारा डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल आगे क्या होगा, आगे आपका यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या था? इंटरफेस। देखिए आप इसमें देखते हैं कि इंटरफेस कितना बड़ा चल रहा है, तो इसलिए इंटरफेस 95% होता है और ये 5% होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, आगे फिर जब आपकी सेल जो होती है, ठीक है, वो जब एम फेज में एंटर करती है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस के ठीक बाद आपका साइटोकाइनेसिस हो जाता है। और उस एम फेज के अंदर आपकी कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपकी 4 फेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये आपको ये सब ये चीज़ें हैं। ठीक है, मैं जनरली सिर्फ आपको ये ग्राफ समझा रहा हूँ जो आप समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। मान लीजिए आपकी ये सेल है जिसके अंदर 100 राइबोसोम है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल से हमारी 2 सेल बनती है। ठीक है, तो 2 सेल बनेंगी, हमें तो सब सारा जो इसमें मटेरियल है वो भी हमें 2 चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। अगर इसमें राइबोसोम मान लो मैंने कहा ऑर्गेनिज में 100 हैं, तो इसमें भी जो हमारी 2 सेल बनेंगी, रुक जाइए, मान लीजिए आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ठीक है, ये हमारी 2 सेल बन गई। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए 100 ऑर्गेनिज है, तो इसके अंदर भी 100 होंगी और इसके अंदर भी 100 होंगी। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्गेनिज क्या होंगी? डबल होंगी। ठीक है, DNA क्या होगा, अगर इसमें DNA 1 है, मतलब इसमें अगर DNA है तो इसमें भी DNA होगा और इसमें भी DNA होगा, तो DNA भी डबल होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज भी डबल होंगी।
ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी डबल होगा, तभी तो सारी चीज़ें वहाँ पे इक्वली डिवाइड होंगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि यहाँ पे 100 राइबोसोम हमने मान लिया है। ठीक है, तो जो सेल पहले क्या करती है, इंटरफेज में जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनेल्स डबल होती है, साइटोप्लाज्म डबल होता है और डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, अब इंटरफेज में मैंने आपको बताया था G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, ये याद रखना, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स डबल हो गया, ऑर्गेनेल्स डबल हुआ और यहाँ का आपका डीएनए कंटेंट भी डबल हो गया। ये बात आपको मैं समझाऊंगा इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, कि डीएनए कंटेंट डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, जब G1 से S में सेल साइकिल एंटर करती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जो कि आपको, ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो का, यही चीज़ समझाने का, पर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आए और आपको वो अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, राइबोसोम यहाँ पे डबल हो गया और आपका डीएनए भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, सब चीज़ें अब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, 95% यहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है, 95% आपका टाइम यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, जो अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमें 2 चाहिए, क्योंकि सेल हमारे क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो कैरियोकाइनेसिस में आपके न्यूक्लियस डबल हो जाते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में आपके न्यूक्लियस डबल हो जाते हैं, न्यूक्लियस डबल हो गया आपको कैरियोकाइनेसिस में। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद ठीक बाद आपका क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो जाता है और हमें 2 नई सेल मिलती है, बिल्कुल सेम एज कम्पेयर टू पेरेंटल सेल। ठीक है, तो ये आपका मतलब कि मोटा मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे, जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, देखिएगा जरा। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस बताइए। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम ऑर्गेनेल डबल किस में होती है, G1 में होती है। तो ऑर्गेनिज बनाने के लिए आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो डीएनए यहाँ भी प्रोटीन यहाँ भी फॉर्म होता है, G1 में भी प्रोटीन बनता है। G2 में मेनली ट्यूबिन प्रोटीन बनता है, जो कि आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाता है। और एनसीईआरटी में यहीं पे लिखा है कि G2 में क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो अगर अगला क्वेश्चन वो बताऊंगा तुझे, आपको सभी को। ठीक है, और S में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है, क्योंकि S में क्या होता है, S में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जो नया डीएनए बना उसको पैकेजिंग के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। जो प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करती है ना डीएनए के, वो होती कौन सी है, वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, और जो कि आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, और अगर आपका ऑप्शन ऑल हो तो ऑल आंसर जाएगा इसलिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट सभी में बन रहा है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस ओकरेन, और ये एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर दे रहे हैं हम। अगर आपका ऑप्शन ऑल नहीं होगा, ठीक है, और G2 ऑप्शन में होगा तो G2 टिक मारना, क्योंकि एनसीईआरटी में ओनली एंड ओनली मेंशन G2 में ही किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा है तो आप ऐसा फ्रेम, जैसा क्वेश्चन मांगेगा, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वैसे ही आप आंसर उसको देंगे। ठीक है, अब मैंने बताया कि आरएनए सभी में फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि सेल ग्रोथ सभी के अंदर हो रही है। अगर सेल ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक्स डबल हो रही है, और मैक्सिमम ऑर्गेनिक्स मैंने आपको बताया कि किसके अंदर डबल होती हैं, G1 में। ठीक है, और G2 में भी और S में भी आपकी सेल ऑर्गेनिक डबल होती है, जो कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है यहाँ पे। तो S में भी होता है, G1 में भी होता है, और G2 में भी कुछ ना कुछ सेल डबल होती हैं। तो इसलिए आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो सेल ग्रोथ जोन सी होती है, वो सभी सेल्स के अंदर होती है, क्योंकि प्रोटीन सभी में बनता है। ठीक है, तो इसलिए आरएनए भी सभी में बनता है, प्रोटीन बनता ही आरएनए से है। अगला क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा लिया हुआ, इसको ध्यान से देखिए कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो गया। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको मैंने यहाँ बताया। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया, और बचा बुचाया हिस्टोन डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो ये तीनों काम किस में होते हैं, तीनों काम एस में होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन विच स्टेज, तो आप एस मारोगे। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस में होता है, एस में होता है, और हिस्टोन प्रोटीन किस में होता है, एस में होता है। क्वेश्चन, अब कई बार बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि जो सा आपका एस फेज होता है, इसके अंदर भी ऑर्गेनिक्स डबल होती हैं। सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनिक्स है और वो भी डबल हो रही है, तो उसका मतलब एस फेज में भी ऑर्गेनिक्स डबल होती हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, मैक्सिमम ऑर्गेनिक्स डबल किस में होती है, जीवन में होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी फुल चैप्टर की वीडियो बना के आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ उन थोड़े कंसेप्ट हैं इसके अंदर जो हमें समझ में नहीं आते जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उन लाइनों को मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक है, अब मान लीजिए ह्यूमन सेल लिए मैंने। ठीक है, तो ह्यूमन सेल का जो हमारा हम क्या होते हैं, हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो डिप्लॉइड में क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 होता है और डीएनए कंटेंट कितना होता है, 2C होता है। जो यहाँ पे N है, ये N यूज होता है क्रोमोसोम के लिए, और जो C होता है वो डीएनए के लिए यूज होता है। तो ये बात भी याद रखें। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक हैप्लॉइड सेल ली है और इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब जो इसका पूरा हैप्लॉइड का डीएनए कंटेंट है ना, उसको मैंने C से डिनोट कर दिया। अब अगली सेल मैंने क्या ली है, ऐसे आप समझ होंगे वाली सेल। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने क्या करा, एक हैप्लॉइड सेल ली। ठीक है, उसमें 23 क्रोमोसोम थे। ठीक है, और उसका मैंने पूरा डीएनए कंटेंट को C माना। ठीक है, पूरे डीएनए कंटेंट को C माना है, तो ये पूरे हैप्लॉइड सेल का कंटेंट C है डीएनए का। ठीक है, अब अगली सेल मैंने ली हमारी ह्यूमंस की डिप्लॉइड। ठीक है, जिसके अंदर एक तो 23 क्रोमोसोम ये होंगे, एक 23 क्रोमोसोम ये होंगे। इसका डीएनए कंटेंट C हो गया, इसका भी डीएनए कंटेंट C हो गया, और दोनों को मिला के जो डीएनए कंटेंट आया वो 2C आया। मतलब ये 2C जो सा आया वो पूरी डिप्लॉइड सेल का 2C कंटेंट है ये। ठीक है, याद रखें बात को, जो मैंने हैप्लॉइड में C बताया ये पूरे हैप्लॉइड का है, और जो मैंने यहाँ 2C बताया ये पूरे डिप्लॉइड का है। ठीक है, तो डिप्लॉइड में 2C होता है डीएनए कंटेंट और हैप्लॉइड में C होता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आखिरी स्लाइड पे हम आते हैं, जो कि मैंने मेन टॉपिक आपको यही समझाना था। ठीक है, वो चीज़ आप समझ होंगी पिछली स्लाइड पे, अगर नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से वो चीज़ वहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, मेरा एक मोटिव है कि मैं दुनिया के हर कोने में, हर अपने दोस्त तक एक ये बात पहुंचा सकूं कि वो हर बच्चे, हर घर के अंदर मैं चाहता हूं कि चूल्हा जले। जैसे मोदी हमारे जो पीएम हैं, उनकी ये चाहत है कि हर घर में चूल्हा जले, ऐसे ही मेरी ये चाहत है कि हर घर में किताबें खुलें और हर घर में पढ़ाई लिखाई दिखी जाए। ठीक है, उसी मोटिव से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक ये थ्रेड टाइप कंटेंट ले रखा है, थ्रेड है ये। ठीक है, इस थ्रेड को हम कहते हैं क्रोमेटिन, और जब ये कंडेंस हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसे हम छोटा कर देते हैं और एक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम का जो बनना होता है, अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो वो प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है और अच्छी तरह कंप्लीट। अगर हम कहें हमें क्रोमोसोम अच्छी तरह कहाँ दिखेंगे, तो वो एम फेज में, मेटाफेज में दिखते हैं। मतलब स्टार्ट किस में होते हैं, प्रोफेज में, और कंप्लीटली फॉर्म किस में हो जाते हैं, मेटाफेज में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम का बनना प्रोफेज में शुरू हो जाता है, कंप्लीट मेटाफेज में हो जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, वन क्रोमेटिन इक्वल्स टू 1 डीएनए। ये बात समझ में आई आपको जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करा, मान लीजिए हमारा ये एक सेल था, सेल साइकिल था हमारी ये। ठीक है, तो इसमें G1 है, S है, G2 है, और ये आपका एम फेज है। अभी हमें एम फेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, G1 में क्या है, क्रोमेटिन है, और उसमें मैंने उसका ये डीएनए कंटेंट यहाँ बना रखा है। ठीक है, इस पे ऐसे डीएनए लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने डीएनए कंटेंट बना रखा है। जो आपका डीएनए कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही डीएनए है उसके अंदर, मतलब यहाँ डुप्लीकेशन अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप क्रोमेटिन बनाओगे, ठीक है, क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम। ठीक है, जब क्रोमोसोम बनेगा वो सिंगल क्रोमेटिड का वही बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप एस में चले गए, एस में क्या होगा, आपका जो क्रोमेटिन होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो गया, और जो डीएनए मैंने जब इसको बड़ा करके देखा तो उसमें 2 डीएनए थे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बना के दिखा रखे हैं, वैसे ये दोनों एक पे ही होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं। एनसीईआरटी ने इंटरवाइंड यूज वर्ड किया है, तो उलझे हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर,
और यहाँ पे डीएनए कंटेंट आपका क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि आपका क्या हो गया, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो गया। ये बात ध्यान से समझिए, मेरी मेन मोटिव ही यही है समझाने का, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको कंडेंस करेंगे, हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोजोम तो एक ही बनेगा, देखो क्रोमोजोम तो एक ही बनेगा, पर जो आपका डीएनए कंटेंट था वो डबल हो गया, मतलब जो क्रोमेटिड था, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे। बात को समझिए, बात को समझिए। मान लीजिए ये था क्रोमेटिन था आपका ये, और ये जब क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक होता है, ठीक है, और जब इसे कंडेंस करते हैं, जब इसे हम छोटा करते हैं तो एक क्रोमोजोम बन जाता है, ठीक है। अब एस फेज में क्या था, जीवन में क्या था, सॉरी जीवन में क्या था, डीएनए कंटेंट एक ही था, तो उसको रखने वाला जो क्रोमोजोम था वो भी एक ही था, या क्रोमेटिड भी एक ही था, ठीक है। लेकिन जब हम एस फेज में गए, सिंथेटिक फेज में गए, ठीक है, तो वहाँ पे डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रोमोजोम तो एक ही रहेगा ना, ठीक है, पर क्रोमोजोम पे रखने वाले जो क्रोमेटिड होते हैं वो 2 आ जाते हैं, ठीक है। डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है, जीवन से जब हम एस में जाते हैं तो क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, ठीक है, और डीएनए कंटेंट आपका डबल रहता है। मान लीजिए जीवन में क्रोमोजोम 1 है तो डीएनए 1 है, तो क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और डीएनए कंटेंट आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि जीवन में आपका 2n = 46 है, और एस में क्या रहेगा, 2n = 46, और डीएनए यहाँ पे 2c है, तो यहाँ पे 4c हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिए, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। क्रोमेटिड को जब हम छोटा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो क्रोमोजोम बनता है, और उस क्रोमोजोम पे एक ही डीएनए है, ठीक है। जब अगली स्टेज में जब हम जाते हैं ना, ठीक है, तो क्रोमोजोम तो एक ही है ना, इस बार क्रोमेटिड को छोड़िए आप, क्रोमोजोम तो एक ही है, ठीक है, क्रोमोजोम तो एक ही बनेगा। अगर क्रोमेटिड एक ही है तो क्रोमोजोम भी एक ही बनेगा ना, और उस क्रोमोजोम पे डीएनए कितने हो गए, 2 हो गए, तो डीएनए कंटेंट डबल हो गया ना, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, क्रोमोजोम तो एक ही रहेगा ना, कभी क्रोमेटिड एक ही है तो क्रोमोजोम एक ही बना, ठीक है, क्रोमोजोम एक ही बनाएगा, ठीक है। अब इस पे डीएनए क्या था, इस पे डीएनए क्या था, देखिए इस पे डीएनए क्या था, इस पे डीएनए क्या था, एक ही था, ठीक है। तो क्रोमोजोम क्या बना, एक बना, और जिसने क्रोमोजोम इसमें पे डीएनए रखा हुआ है, ठीक है। अगले में क्या हुआ, एस में क्या हुआ, क्रोमेटिन तो एक ही है ना, तो डीएनए भी क्रोमोजोम में जो एक ही बनेगा, ठीक है, और उस पर डीएनए कितने आ गए, इसका डीएनए का रेप्लिकेट हो गया और डीएनए 2 आ गए, आपस में उलझे होते हैं ये, और जब ये बनेगा तो क्रोमोजोम तो एक ही बनेगा, ठीक है, क्रोमोजोम एक ही बनेगा, और उस पर डीएनए होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब कंटेंट, डीएनए कंटेंट मैं कहूँ डबल हो जाता है। तो यही बात मैंने लिखी हुई है कि क्रोमोजोम जीवन से जब हम एस में जाते हैं तो क्रोमोजोम नंबर सेम रहते हैं, और डीएनए कंटेंट आपका डबल हो जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, नीट में ही आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप सबके लिए मैं। इन अ सोमैटिक सेल साइकिल जस्ट आफ्टर एस फेज व्हाट विल बी द, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, इन अ सोमैटिक साइकिल जस्ट आफ्टर एस फेज what will be the chromosome number and DNA content as compared to gamete of the same species, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सेम क्रोमोजोम नंबर डीएनए डबल द डीएनए, सेम क्रोमोजोम नंबर बट डीएनए 4 टाइम्स, डबल क्रोमोजोम नंबर डीएनए ट्वाइस, और डबल क्रोमोजोम नंबर डीएनए 4 टाइम्स। मान लीजिए अब देखिए इसका आंसर 4 जाएगा, ठीक है, और कैसे गया ये देखते हैं हम। इन्होंने कहा है कि आपका सोमैटिक जो सेल है, ठीक है, ठीक आफ्टर फेज क्या होता है, आपका क्रोमोजोम नंबर क्या होगा और डीएनए का कंटेंट क्या होगा, ठीक है। अब ये तो अगर क्वेश्चन देखते हैं आप टिक क्या मारना चाहोगे कि इन्होंने सोमैटिक सेल दी है भाई, ठीक है, आफ्टर एसेस पूछा है, तो क्रोमोजोम नंबर हमें पता है कि सेम रहता है, और डीएनए कंटेंट हमारा डबल रहता है, तो हम क्या मारेंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड डबल द कंटेंट। लेकिन आप आगे पढ़िए, क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि एज कम्पेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी के गैमेट से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सोमैटिक सेल ली, G1 = 2n = 46, ह्यूमंस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और डीएनए कंटेंट क्या है, 2c है, ठीक है, 2c होता है, मैंने बताया था डिप्लॉइड में 2c होता है। और जब हम इसमें जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एस में जाते हैं, जो क्रोमेटिन होता है ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोजोम तो एक ही रहता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने इसके गैमेट बनाए, तो गैमेट में क्या होता है, गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो ये हैप्लॉइड बन गया, n = 20, डीएनए कंटेंट c,
और जब हम इसको सोमेटिक सेल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो एस पेज की सेल है उससे कंपेयर करेंगे जस्ट आफ्टर द, ठीक है, जब उससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब वो गैमिट है, ठीक है, यहाँ पे 23 तो यहाँ पे 46 है, तो डबल है, ठीक है, गैमिट डबल है और आपका डीएनए कंटेंट क्या है 4 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर आस्क इसलिए इसका 4 जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। और अगर आपको कोई दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर की पूरी वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताइए, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको क्या समझना है उसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत आई हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे यही समझाया है कि ठीक है, कि जो आपका ये क्रोमोजोम होता है, क्रोमेटिन जो होता है ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका जीवन फेस है इसमें डीएनए कंटेंट तो आपका क्या रहता है 2C रहता है ना, ठीक है, और क्रोमोजोम एक ही बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम जीवन में जाते हैं तो वहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है, और क्रोमोजोम नंबर आपके क्या होते हैं, क्रोमोजोम नंबर आपका सेम ही रहता है, सिर्फ डीएनए कंटेंट आपका डबल हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने इस पूरे वीडियो में समझाई है। तो यही वीडियो काफ़ी बच्चों के समझने में प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दो स्टूडेंट हु डू नॉट अफोर्ड कोचिंग, so that we can become coaching free India एंड हम आत्मनिर्भर हम भारत बना सके। धन्यवाद।